हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा जो क्लास +2 है इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उससे पहले हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोस वाला टॉपिक किया था। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्लोनिंग, ये दो मेन टॉपिक इसके अंदर से हमारे रह गए। ठीक है, देखो ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अपन ने कोई फॉर्गन जीन्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एनिमल ऑफ ए फॉर्गन जीन्स हैव ए डिफरेंट स्पीसीज, उसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। कुछ इस तरह से हम जेनेटिकली प्लांट भी तैयार कर सकते हैं और कुछ एनिमल भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जिनके अंदर कोई फॉर्गन जीन डाल के अपनी तरफ से कुछ डिजायरेबल ट्रेड्स उनको हम क्या कर सकते हैं, देना चाहते हैं। अब इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? ए फॉर्गन जीन्स इंसर्टेड इन ए जीनोम्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेते हैं, उनको हम फिर क्या करते हैं, वेक्टर के थ्रू उनके अंदर क्या करते हैं, डालते हैं और फिर उनको हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिकल एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन्स। जो जीन अपने चाहिए उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइसोलेशन के उनको अलग अलग कर लेंगे, फिर उनको ट्रांसफ़र करेंगे। अब ट्रांसफ़र करने के लिए भी कुछ डायरेक्ट मेथड है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है, माइक्रो इंजेक्टिंग मेथड है, गन मेथड है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे प्लस जो 11 चैप्टर है उसमें सभी सारे डिटेल के अंदर टॉपिक आएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन करेंगे, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर उसको ट्रांसफ़र करेंगे जो सैरोगेट मदर है उसके अंदर, और फिर उससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होएगा वो हमारा क्या होगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होएगा। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? नॉर्मली हम क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकली यानी कि उसके अंदर जो वाइटल प्रोसेस हैं, ठीक है, वो उनकी स्टडी करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जैसे इंसुलेंस जो है, ठीक है, ग्रोथ के लिए ग्रोथ फैक्टर जो है किसी भी एनिमल का, उसके लिए भी जैसे ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स होते हैं आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी डिजीज़ को देखने के लिए, डिजीज़ को मतलब जैसे काफ़ी सारे जो डिजीज़ हैं, जैसे कैंसर है, सिस्ट फाइब्रोसिस है, आर्थराइटिस डिजीज़ है, अल्जीमिया है, तो ये सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल है। जैसे मान लो एक ट्रांसजेनिक ह्यूमन प्रोटीन्स हमने प्रोड्यूस किया, जैसे अल्फा 1 ट्राइसिलिन्स यूज टू ट्रीटमेंट एक फिनाइल क्लेटोयूरिया, एक तरह की डिजीज़ होती है। ठीक है, उसके लिए भी कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं। एम्फीसियमिया, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, उसके लिए कुछ ऐसा प्रोटीन हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फाइब्रोसिस, ये भी एक तरह की डिजीज़ होती है। ठीक है, जो कि उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने सबसे पहले कहते हैं कि 1979 के अंदर एक ट्रांसजेनिक काऊ रोजिन्स नाम से प्रोड्यूस की। अब वो जो काऊ थी वो दूसरों से थोड़ा डिफरेंट थी, क्योंकि उसके अंदर जो मिल्क था, उसके अंदर जो प्रोटीन की कैपेसिटी थी वो औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा थी, जैसे 2.4 पर लीटर। तो मिल्क ऑपरेंट इन द अल्फा लैक्टोएबिडेंस, इनके जो न्यूट्रिएंट अपने को मिलेगा और जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो भी प्रोटीन की जो कमी है उसको हम एज ए मतलब मिल्क से भी कम कर ठीक कर सकेंगे। टू स्टडी द वैक्सीन सेफ्टी, अब काफ़ी सारी वैक्सीन हम ऐसे तैयार करेंगे जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फिर उनको पूरा का पूरा कि वो ह्यूमन बींग के लिए सेफ़ है या नहीं है। ठीक है, तो ये माइस के ऊपर सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं, तो माइस को ये इंजेक्ट करके, ठीक है, और फिर उससे हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या किस तरह का कोई चेंज आया है या नहीं आया। जैसे पोलियो, सेफ और पोलियो वैक्सीन सबसे पहले हमने माइस के ऊपर टेस्टिंग किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ केमिकल टेस्टिंग जो होती हैं उनको हम जो ट्रांसजेनिक जो जीन्स होते हैं वो वही वो रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे, और उसको भाई किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, वो सारा का सारा हम उसको चेक करके क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन इंसुलेंस के लिए जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हमने प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज कुछ ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर फिनाइल क्लेटोयूरिया, हीमोफीलिया, काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनको टाइम से पहले ही अगर हमें पता लग जाए तो हम जेनेटिक थेरेपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, उस लेकिन ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो चीज़ें तैयार करते हैं उनका कुछ एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए सब बेनिफिशियल हो, उनका हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी, ठीक है, बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती हैं काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया और इनसे जो लेते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से ह्यूमन बींग के लिए पूरी तरह से सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, उनका अगर
मतलब वो हमारे लिए डेंजरस भी होंगे, ये तो है नहीं कि सारे के सारे वो हमारे लिए क्या होंगे। अगर एक्सीडेंटली लेबोरेटरी के अंदर किसी तरह का कोई भी मतलब जैसे कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस जैसे जो लेबोरेटरी के अंदर एक्सीडेंटली अगर मतलब उसकी पहले अगर वो क्या करे मतलब इन्वायरमेंट में चला जाए और उसमें किसी तरह की म्यूटेशन हो जाए तो ह्यूमन बीइंग के अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ को क्या कर सकता है, क्यूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है क्लोन। देखो क्लोन का मतलब क्या होता है कि क्लोन एक ऐसी पॉपुलेशन होता है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिकली आइडेंटिकल कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म, वो हम क्या कह सकते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्लोन आपको पता ही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो हमारा क्या होता है, क्लोनिंग मेथड होता है। जैसे टिश्यू कल्चर है वो भी एक क्लोनिंग मेथड है। तो ज़्यादातर ये हॉर्टिकल्चर में हम इनको यूज़ करते हैं एंशिएंट टाइम से, पुराने टाइम से। कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, यीस्ट है, वो भी नेचुरली क्या होते हैं, कुछ क्लोन्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोन्स होते हैं वो किस किस तरह से हम इनमें जो म्यूटेशन होती है इनके नाम मात्र का ही इसके अंदर चेंज आएगा। तो जीन क्लोनिंग सबसे पहले एक सिंगल जीन से हम काफ़ी सारे जीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेल की क्लोनिंग कर सकते हैं, सिंगल एक सेल से हम काफ़ी सारे उसी तरह के सेल बना सकते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे जो कटिंग के द्वारा हम प्लांट्स के क्लोन तैयार करते हैं। ठीक है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे हाइड्रा हो जाता है, फ्लैटवर्म्स होते हैं, वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी होती है, तो वो क्या होते हैं, एक तरह के क्लोन होते हैं। अब हमारी बॉडी में एक स्प्लीन है, स्प्लीन एक पार्ट होता है हमारी बॉडी में जो स्टमक से जस्ट नीचे होता है, तो वो डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ होती है उनको क्यूरेबल करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडोमा डिवाइडेड अगेंस्ट मतलब उसी तरह की आइडेंटिकल कॉपीज़ वो बनाएंगी एंटीबॉडीज़ की, और उनको मोनोक्लोनिक इनकी एक जैसी एक काइंड एक डिफरेंट मतलब एक सिंगल क्लोन से ही वो काफ़ी सारी उसी तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिसको मोनोक्लोनिक एंटीबॉडीज़ बोलेंगे। ठीक है, ये तो हार्ट के अटैक के लिए, रेबीज़ के लिए, उनके लिए, और फाइब्रोजिन्स जो होते हैं, फाइबर जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले डोली जो शिप थी वो सबसे पहले मैमल के अंदर एक क्लोन तैयार किया गया था जो कि आइडेंटिकल थी। ठीक है, और वैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी सारे क्लोन्स तैयार किए गए हैं, जैसे रोजिन जो थी, जैसे काऊ थी। ठीक है, ये भी एक तरह का हमने क्या उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने तैयार किया। प्लांट के अंदर भी हम काफ़ी सारे प्लांट के अंदर इस टेक्निक में सबसे पहले जो प्लांट के अंदर क्लोनिंग करना जो होता है वो ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि प्लांट के अंदर एक सेल होती है जिसके अंदर एक होते हैं टोटोपोटेंशियल में होता है एबिलिटी टू रीजनरेट फ्रॉम द सेल, कि उस सेल के अंदर ऐसी कैपेसिटी हो कि वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, जनरेट कर सके। तो इसके अंदर जैसे ये दिखा रखा है इन्होंने कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग से प्लांट की एक टिप ले लेंगे, एक तरह से टिश्यू कल्चर वाली बात है, उसका मेरिस्टेम्स लेके मेरिस्टेम्स को उसको आर्टिफिशियली हम उसको कुछ हार्मोन्स और वो देंगे। ठीक है, और फिर उससे वो क्या करें, पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा न्यूट्रिएंट मीडियम के थ्रू। ठीक है, प्लांट्स फिर हम उनको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एग्रीकल्चर के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट अपन ने देखा था कि भाई कुछ ऐसी प्लांट्स हमने जैसे बीटी कॉटन का नाम हमने लिया था कि उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि जैसे इंसेक्ट उसके पास आता है, ठीक है, वो अपनी तरफ से क्राई प्रोटीन रिलीज़ करेगी जिससे वो क्या कर दे, उसको ख़त्म करने में हेल्प करेगा। कुछ फूड हमने तैयार किए जैसे विटामिन ए, गोल्डन राइस की बात हमने की, लाइसिन रिच पल्सेज हमने तैयार की। ठीक है, उसके बाद एनिमल क्लोनिंग में किस तरह से कि एनिमल जो होता है वो इतना सिंपल नहीं होता, क्लोनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि न्यूक्लियस से जो एग है उसको रिमूव कर लेंगे, जैसे एग सेल है, जैसे ये डोनर इवोस है, इसमें हम क्या करेंगे, अनफर्टिलाइज एग जो है इसमें से क्या करेंगे, पहले डोनर सेल से एग ले लेंगे, और ये जो अनफर्टिलाइज सेल है इसमें से इसका न्यूक्लियस वो कर देंगे, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, और फिर ये कोई सरेगेट मदर है उसके अंदर क्या करेंगे, जब वो ग्रो कर जाएगा एम्ब्रियो, यानी कि 6 डेज़ के बाद वो डिवीज़न हो जाएगा, पहले 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो 6 डेज़ के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, किसी सरेगेट किसी दूसरी मदर के अंदर इम्प्लांटेशन कर देंगे, और इस इम्प्लांटेशन के बाद फिर वो एक जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो डोली शिप थी वो तैयार की गई थी 1969 के अंदर, जो जेनेटिकली क्या थी यहाँ पे आइडेंटिकल थी। तो ये
उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आते हैं कि जीन क्लोनिंग को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग को हम काफ़ी सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले वही मोलिकुलर एनालिसिस, यानी कि किसी का डीएनए लेके, ठीक है, और वो जो डीएनए है वो दूसरा हम किसी डीएनए के साथ क्या करेंगे, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर डाल के, ठीक है, और वो फिर उनसे हम किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर से जो जीन डालना चाहते हैं, ठीक है, साउदर्न बोट टेक्निक्स होती हैं, ये भी एक तरह के, जैसे पीसीआर होती है उसी तरह की ये भी टेक्निक्स होती हैं। फिर वुमन में काफ़ी सारे डिजीज़ हमने क्योर किए हैं, जैसे डायबिटीज़ वाला। पहले तो क्या करते थे कि जो इंसुलिन होता था वो हम किसी भी पिग या कैटल से लेते थे, ठीक है, लेकिन वो बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगे, तो इस वजह से उसके ऊपर तो बैन हो गया। और फिर हमने जेनेटिकली इंसुलिन तैयार किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फिर वो हम क्या करेंगे हमारी बॉडी के लिए, वो जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको क्योरेबल करने के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो एक 3 प्रोटीन कमर्शली मैन्युफैक्चरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हार्मोन्स, एंटी हिमोग्लोबिन्स। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्रीज़ के अंदर, फूड फैक्ट्रीज़ के अंदर भी जैसे रेनिन और काफ़ी सारे जो एंजाइम्स हैं, जैसे जेनेटिकली उनको मॉडिफाई किया और बैक्टीरिया से लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस किए। इकोलाई बैक्टीरिया से कुछ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होते हैं। इंटरफेरेंस वो होते हैं जो वायरल की जो इन्फेक्शन होती है, वायरस की जो इन्फेक्शन होती है उसमें मतलब कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो वायरस की इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, हेल्प करेंगे वो। इंटरफेरेंस इज आइसोलेट फ्रॉम द, काफ़ी सारे डिजीज के अगेंस्ट हम उसको यूज़ करते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हमने जैसे राइजोबियम है या उसी तरह से कुछ ऐसी प्रोड्यूस किए जो कि हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करके उन चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद माइक्रोब्स के अंदर एक ट्राइकोडर्मा, एक तरह की फंगस होती है जो कि बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में प्लांट के अंदर यूज़ करते हैं, जो पेस्ट की डिजीज़ को रोकने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं और ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे हमारा जो होता है वो ख़त्म होता है। आप इसको पढ़ना। थैंक यू।